अब देखेंगे हम कक्षा छठवीं गणित, और कक्षा छठवीं में टोटल जो चैप्टर की संख्या या अध्यायों की संख्या है वो कितनी पढ़ना है हमें? 14 चैप्टर पढ़ना है। यानी 14 चैप्टर में पूरी गणित हमारी छठवीं क्लास की कंप्लीट होती है। और जिसका पहला अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी। मतलब जो संख्या है उन संख्याओं के बारे में हमें क्या करना है? जानकारी लेना है। तो फिर अभी तक क्या हमने काफ़ी जानकारी नहीं ली, और जो जानकारी ली वो क्या पर्याप्त नहीं थी? हमारे बीच में या आपके मन में ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि 5वीं क्लास तक जो संख्याओं के बारे में पढ़ा है वही पर्याप्त जानकारी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 3 अध्याय, शुरू के 3 अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद में 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं और 10वीं, इनमें और भी हर क्लास में आपको संख्याओं के बारे में और जानकारियाँ मिलती जाएगी। और इतना ही नहीं, बल्कि जब आप 11th और 12th क्लास में गणित लेके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी संख्याएं ऐसी छूट गई थी जो कि हमें 11-12 में पढ़ना है। तो आप सोच सकते हैं कि संख्या की जो जानकारी है, जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएगी, हमारी जानकारियाँ बढ़ती जाएगी, यानी कि ये जो संख्याओं की जानकारी की जो प्रक्रिया रहेगी वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आसान है, ठीक है ना। क्या है? आसान है। आसान कैसी है? यदि मान लिया जाए कि अभी तक हमने क्या सीखा? गिनती सीखी। गिनती सीखी तो गिनती का उपयोग कहाँ पर किया हमने? आपने देखा होगा कि जो वस्तुएं है, सपोज करें कि मेरे पास में यहाँ पर एक टोकनी है, एक टोकनी में 50 आम है। अब 50 आम का इसमें है, ऐसा कैसे पता चलेगा? तो आपने क्या किया? उसको गिना, और किसके थ्रू गिना? गिनती के थ्रू गिना। गिनती मतलब गिनना। वस्तुओं को गिनने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? गिनती बोला जाता है। तो गिनती अगर हमें आती है तो हमने क्या किया? वस्तुओं को गिनने में सक्षम हो गए। और जिसको गिनती नहीं आती वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, या कोई स्कूल ही नहीं गया है, या जिसको गिनती के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो उन वस्तुओं को गिन पाएगा क्या? नहीं गिन पाएगा। वो तो बोलेगा कि हाँ इतने आम है, टोकनी के अंदर इतने आम है, या ज़्यादा है तो इतने आम बोलेगा वो। लेकिन हमें गिनती आती है तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हाँ इतने आम है। हमें उसको और दूसरे तरीके से भी गिन सकते हैं या माप सकते हैं। उसको तराजू से हम कितने किलोग्राम है ये भी माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जानकारी हमने 5वीं क्लास तक पढ़ी है, और उस पढ़ाई के अनुसार हमारे दैनिक जीवन में भी उसका हम उपयोग करते आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 6वीं क्लास पढ़ने के बाद में, 6वीं क्लास की जो गणित पढ़ेंगे आप, और पढ़ने के बाद में जो आपको जानकारियाँ मिलने वाली है, ये जानकारियाँ छोटी मोटी जानकारियाँ नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? हर चैप्टर का कहाँ कहाँ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, ये सारी बातें हम सीखते हुए आएंगे, ठीक है ना। देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर के अंदर इसी से आपको अनुमान हो जाएगा कि हाँ ये बातें तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि संख्याएं क्या होती है। क्या होती है संख्याएं? किसको बोला जाता है? ये संख्याएं बनती कैसे है? कैसे बनती है संख्या? जागरूकता हो रही ना हमारे बीच में कि भाई बनती कैसे होगी यार ये संख्या। यदि मान लिया जाए दो संख्या है 48 है और 35 है, ये दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? कई बार हमारे पास में मान लिया जाए कि वस्तुओं के ढेर लगे, कुछ वस्तुएं यहाँ पर रखे और कुछ वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई है, एक जैसी वस्तुएं, यहाँ पर भी आम रखे और यहाँ पर भी आम रखे। आपसे बोला जाए कि कौन से आम ज़्यादा है, ये वाले ज़्यादा है कि ये वाले ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि हाँ इसका ढेर बड़ा दिखाई दे रहा तो ये क्या है? बड़े है। ये तो कोई भी बता देगा। आपको बोला जाएगा कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे ये वाले ज़्यादा है, इसमें ये वाला ढेर हमें बड़ा दिखाई दे रहा। आपसे बोला जाएगा कि इसकी अपेक्षा ये कितने ज़्यादा है, तो अब क्या होगा? केवल देखने मात्र से हम थोड़ी बता पाएंगे, हमें गिनना पड़ेगा कि इसमें आमों की संख्या कितनी है, इसमें आमों की संख्या कितनी है, या कोई भी वस्तु ऐसी है तो उनको गिनना पड़ेगा, और गिन के हम बता सकते कि हाँ इसमें गिनती ज़्यादा तक गई है, इसका मतलब ये इसमें वस्तुओं की संख्या ज़्यादा है। तो हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। मतलब हम ये बता सकते हैं कि
हमें ये पहचानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अभी तो ये 2 अंकों की है, 3 अंकों की भी हो सकती है, 4 अंकों की भी हो सकती है, 5 अंकों की भी संख्या हो सकती है, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 8, 9, 3, 2, 1, 8। ये 2 संख्या है हमारे पास में 6 अंकों की। अब इसमें देखना है कि ये वाली संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है। तो ये सारी जानकारी हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में मिलने वाली, बिल्कुल आसान है और बड़े आसानी से हम बता सकते हैं। कुछ लोग तो अभी भी बता सकते हैं, इसको देखने मात्र से बता सकते हैं कि हाँ ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, इसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हम एग्जैक्ट किसी एक विधि द्वारा इसको समझेंगे कि कैसे हम छोटी और बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। इसके बाद में अंक को कैसे लिखा जाता है और कैसे इसको पढ़ा जाता है। तो ये लिखने के और पढ़ने के भी तरीके हैं अलग अलग, कैसे लिखा जाएगा इसको और कैसे पढ़ा जाएगा, ये सारी बातें हम 6वीं क्लास में सीखने वाले हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं इसका हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना, जो गिनती है, जैसे आप क्लास में गए, भाई गिनती तो आपके कोर्स में था, आपने गिनती याद कर ली और एग्जाम भी दे दिया और आप पास भी हो गए। लेकिन पास करने के लिए थोड़ी गिनती सीखी है आपने, वो तो एक अलग मैटर है, एक प्रोसेस है, वो तो देना ही पड़ेगा हमें एग्जाम और हम पास हो गए उसमें। लेकिन गिनती का उपयोग अगर मान लिया जाए कि आप स्कूल में गए और आपके शिक्षक ने बोला आपसे कि बताइए बेटा गिनिए जरा कितने बच्चे हैं यहाँ पर, तो आपको गिनती आती तो आप गिन सकते हैं ना बच्चे, और आप अपने शिक्षक को बता सकते हैं कि हाँ सर ये यहाँ पर 42 बच्चे हैं या 48 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं आप उनको बता सकते हैं। तो उसका उपयोग हुआ ना हमारे दैनिक जीवन में। आप कहीं बगीचे में गए, वहाँ पर बोला कि अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर कितने पेड़ है, और बगीचे में क्या है, ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, 3-3 के लाइन में ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको गिनने के लिए बोला, तो आपने क्या किया, एक लाइन में 3 है और ऐसी कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, तो 3 और 4 का गुना कर दिया तो 4 तिया 12। देखिए आपने जो टेबल याद किए थे, पहाड़े याद किए थे, उसका उपयोग किया ना आपने दैनिक जीवन में। और यदि आपको पहाड़े याद नहीं है तो फिर आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा गिनना पड़ेगा। तो ओवरऑल जितनी भी बातें हैं ना, जितनी भी बातें हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक है। और कहाँ का उपयोग है, हम जैसे जैसे बातें सीखते जाएंगे वैसे वैसे उपयोग भी सीखते जाएंगे। और जब तक आप उपयोग नहीं सीखेंगे उसका, तब तक आपको बात अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम हमारे लिए अगर पढ़ेंगे कोई बात तो वो हमें जीवन भर याद रहने वाली है, और अगर केवल एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि यार इसको तो रट रहे हैं हम, है ना। तो इस बात पर भी हम यहाँ पर ध्यान देंगे। इकाइयों की भी कुछ बात करेंगे हम। जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे उस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम। इकाइयों पर कैसी बात करेंगे, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि अच्छा बेटा ये बताइए कि आपके घर से आपका स्कूल कितने दूर है, तो आपने बोला कि 1 किलोमीटर है, वो लगभग 1 किलोमीटर है। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि अच्छा 1 किलोमीटर तो मुझे आप मालूम ही नहीं यार कितना बड़ा होता है, मेरे को मीटर मालूम है यार, मीटर इतना बड़ा होता है मेरे हाथ से, तो मीटर मालूम है मुझे कि मीटर कितना बड़ा होता है। अच्छा ये बताइए कि आपका अब घर से स्कूल कितने मीटर दूर है, तो क्या करना पड़ेगा, उस किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा और फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। मैंने आपसे बोला कि घर से स्कूल कितने सेंटीमीटर दूर है, तो आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। मिलीमीटर में पूछूंगा तो मिलीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से किस प्रकार से इकाइयों को बदला जाता है उस पर भी हम इस अध्याय में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में संख्याओं का अनुमान लगाना है। संख्याओं का अनुमान लगाना कैसे, संख्याओं का अनुमान लगाना मतलब आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि कई बार जैसे मान लिया जाए कि आप गए, कहाँ गए, एक क्रिकेट मैच देखने गए, कोई स्टेडियम में गए, ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल कोई मैच चल रहा था, या लोकल कोई गांव का 2-3 गांव का कुछ एक टूर्नामेंट चल रहा था, और वहाँ पर गए, अपने पेरेंट्स के साथ में गए, ठीक है ना, और क्रिकेट मैच देख रहे हैं आप। मान लिया जाए कि कोई नेशनल या इंटरनेशनल मैच देखने गए, बहुत ज़्यादा भीड़ है स्टेडियम में।
आपके पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा बेटा ये बताइए कि ये जो लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, जो भीड़ है ना, ये भीड़ बताओ जरा मेरे को कितनी है। तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गिनना चालू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 25,000 भीड़ है मान लिया जाए, तो 25,000 को गिनना चालू कर देंगे। और पता लगा कि जब तक आपने गिना तब तक इधर क्रिकेट मैच ही खत्म हो गया है ना, क्रिकेट मैच ही खत्म हो गया। तो आप आए थे मैच देखने और वहां पर पब्लिक को गिनने में आपने टाइम बर्बाद कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं दैनिक जीवन में कि जो हमें लगभग एक अनुमान लगा सके कि यहां पर भीड़ है तो 25,000 लोग मैच देख रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। तो आपने अनुमान लगाया कि कितने लोग हो गए यार ये, तो आपने देखा कि हाँ 25,000 के तो लगभग हो गए। आपने बता दिया अपने पेरेंट्स को कि 25,000 के लगभग बच्चे हो गए, लोग इसको देख रहे होंगे। आपका भी काम हो गया, एक अनुमान भी हमने लगा लिया। तो इस प्रकार से अनुमान लगाने की भी बात हम सीखेंगे कि कैसे अनुमान लगाया जा सकता है। सन्निकटन मान, लगभग मान क्या होता है? जैसे अगर मान लिया जाए कि कहीं गए आप और वहां पर 5,008 लोग हैं, ठीक है, 5,008 लोग हैं। या तो सपोज करें कि मान लिया जाए कि एक ढेर है और उस ढेर पर 5,008 वस्तुएं रखी है। आपको मालूम है कि इसमें 5,008 वस्तुएं रखी है। अगर आपसे बोला जाए कि अच्छा ये बताओ इसमें कितनी वस्तुएं रखी होगी यार, तो आप 5,008 बार बार ना बोल के तो आप ये बोल सकते कि लगभग यार 5,000 वस्तुएं रखी है यहाँ पर, 2 4 10 20 आगे पीछे, तो लगभग फिर वहां पर आपको लगाना पड़ेगा लगभग इतनी वस्तुएं रखी है। 5,010 है या 5,000 4,999 है, तो आप बता सकते कि लगभग 5,000 है। तो इन पर भी हम अभी यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इन पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में 3 अंक है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, सबसे छोटी संख्या कितनी हो सकती है, 4 अंकों की कितनी हो सकती है, 5 अंकों की कितनी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे और वो हमारे दैनिक जीवन में जिसका उपयोग आने वाला है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। जिसका पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। किसकी जानकारी? संख्याओं की जानकारी। और किसकी संख्या? अपनी क्यों? अपनी इसलिए कि पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमें गिनती मालूम है तो अपनी तो हो गई है ना, पहाड़ी मालूम है तो ये संख्या किसकी हो गई? अपनी हो गई, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। तो अपनी संख्याओं की जानकारी पहला चैप्टर यहां पर मिलने वाला है। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ चैप्टर का नाम सुनते से ही कुछ क्वेश्चन हमारे पास में बनते हैं, और वो क्या बनते हैं कि संख्या क्या होती है, ये संख्याएं बनती कैसे है, इसका उपयोग हम करते कहां पर है। कई सारे क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको लिखते कैसे है और इन संख्याओं को पढ़ते कैसे है, और भी बहुत सारी जानकारी है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो संख्याओं के बारे में हमारे पास में कई सारे क्वेश्चन होते हैं और इन सभी क्वेश्चनों के हम आंसर यहां पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये होता है कि जो संख्याएं होती है वो बनती कैसे है। देखिए, संख्याएं होती कौन सी है, कौन सी संख्या होती है? जो गिनती की संख्या है ना, जो गिनती आपने गिनी है ना, वस्तुओं को गिनने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? संख्या बोला जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास में, सपोज करें कि आप क्लास में गए और आपको टीचर ने बोला कि अच्छा ये बताओ कि कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। तो आपने क्या किया, उनको गिना और गिनने के बाद में आपको पता चला कि 58 बच्चे बैठे हैं। क्या किया? वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया? किसी संख्या का यहां पर उपयोग किया। तो क्या बोल सकते हैं हम? संख्या बनती कैसे है? तो कैसी बनी है यह संख्या? 58 कैसे बना है? इसमें हमने क्या किया? 5 का और 8 का उपयोग किया। किसका किसका उपयोग किया? 5 का और 8 का, लेकिन वो भी एक क्रमबद्ध किया। भाई आप 5 का और 8 का उपयोग करके आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, तो इसकी मीनिंग अलग हो गई। यहां पर भी 8 और 5 है और यहां पर भी 8 और 5 है, तो क्रम बदलने पर भी इसके मान में परिवर्तन हो जाता है।
तो क्वेश्चन ये उठता है कि संख्या बनती कैसे है। तो संख्या को बनाने के लिए हमें अंकों की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही? मैंने जो अभी संख्या लिखी थी उसमें क्या दिख रहे थे आपको? 5 और 8 क्या दिख रहे थे? अंक दिख रहे थे। क्लियर? ओवरऑल अभी तक हमें ये पता चला कि भैया संख्या जो बनती है ना वो कैसे बनती है? अंकों से मिलकर बनती है। तो फिर अंक क्या होते हैं? तो हमारे पास में बड़े एक सीमित अंक है। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने हो गए अंक? 10 अंक हो गए। 1 से 9 तक अंक हो गए और फिर एक 0 हो गया। तो सिर्फ 10 अंक है। पूरी गणित उसी से बनी हुई है, 10 अंकों से मिलकर। चाहे आप 6वीं की गणित पढ़ लो, चाहे 7वीं की गणित पढ़ लो, चाहे 12वीं की पढ़ लो, या कोई भी गणित पढ़ लो, है ना। इसके अलावा कोई भी अंक आपको नहीं दिखेगा। तो फिर इसके अलावा अंक नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? संख्याएं दिखेगी। क्या दिखेगी? संख्याएं। क्या दिखेगी? संख्याएं दिखेगी। इस अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्याएं बनती है। मतलब कहने का मतलब यह है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक से अधिक अंकों के निश्चित क्रम में लिखने पर, अधिक अंकों को, है ना, अंकों को निश्चित क्रम में लिखने पर हमें क्या मिलती है? संख्या प्राप्त होती है। ध्यान देना इधर क्या बोला है मैंने। यदि आपसे अगर बोला जाए कि अच्छा बेटा ये बताइए कि संख्या होती क्या है, भाई आप चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं कि संख्याओं की जानकारी, आपसे अगर मैं पूछ लूँ या और किसी ने पूछ लिया कि संख्या क्या होती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो संख्या बनती है ना वो काय के लिए बनती है? एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है, जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग, ये भी लिख सकते हैं आप, जिसका उपयोग वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वस्तुओं की संख्याओं को प्रदर्शित करने में किया जाता है। आई बात समझ में? किया जाता है। मुझे ये बताइए उदाहरण के लिए मुझे ये बताइए कि मेरे पास में 2 अंक है, 3 और 5। कितना हो गया? 3 और 5 कितना हो गया? 35। अच्छा, वही वाले 2 अंक है और मैंने लिख दिया 53, 5 और 3। देखिए 2 अंक है, अगर आप पहले 3 को लिखेंगे फिर बाद में 5 को लिखेंगे, या पहले 5 को लिखेंगे और फिर 3 को लिखेंगे, तो दोनों के मानों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि निश्चित क्रम में लिखने पर एक क्रम की मीनिंग अलग है और एक क्रम की मीनिंग अलग है। क्या बोलेंगे? एक या एक से अधिक अंकों को निश्चित क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होती है? संख्या प्राप्त होती है। और इसका जो उपयोग होता है वो काय के लिए किया जाता है? वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। अगर मान लिया जाए आपको एक बकरियों की भीड़ दिखी, है ना, तो आपसे बोला जाए कि कितनी बकरी है, तो आप गिनना चालू कर देंगे 1 2 3 4 5 और बोलेंगे ये तो 48 बकरी है ना। तो क्या किया आपने? वस्तुओं को यहाँ पर गिन के बता दिया कि ये कितनी है? 48 है। ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आप नोट कर लेना, संख्या की ये क्या बन जाएगी? परिभाषा बन जाएगी। और आप खुद भी बना सकते हैं इसको। भाई एक या एक से ज़्यादा अंक रहेंगे तो उससे मिलकर क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। और संख्या का उपयोग कहाँ किया जाता? तो वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता। ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए कि 3 मैंने लिखा है, 3 ये संख्या है कि अंक है? ये संख्या है कि अंक है? तो आप बोलेंगे कि 3 तो अंक ही है, संख्या नहीं हो सकती क्या? 3 मान लिया जाए कोई वस्तु ये 3, उसको गिनना 1 2 3 तो संख्या बन गई ना। तो कहने का मतलब ये है
कि ये जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये अंक तो है, लेकिन ये क्या है, संख्याएं भी है। ये क्या है, अंक भी है और संख्याएं भी है। और इससे ज़्यादा अगर बोलेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, वो क्या बनेगी, केवल संख्याएं बनेंगी, अंक नहीं बनेंगे। देखिए इसके बाद अगर गिनती आप लिखते हो तो कितना आने वाला है, 10। 10 अंक नहीं है। अंक 10 में कौन है, एक तो 1 और 0, 2 अंक मिलके क्या बन गई है, संख्या बन गई। ठीक है ना। तो अंक कितने होते हैं हमारे पास में, 10। 0 से लेके 9 तक कितने हो गए, 10। और संख्या क्या होती है, एक या एक से ज़्यादा अंक जिसमें होते हैं उसको क्या बोला जाता है, संख्या बोला जाता है। और उसको वस्तुएं गिनने के लिए उपयोग में लाई जाती है। देखिए अभी अंकों की बात चल रही है, तो एक कहानी मुझे याद आ रही है, और वो कहानी ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, क्या हुआ कि गणित कोई मतलब आजकल से तो है नहीं, ये सदियों से चलते आ रही है और बहुत प्राचीन सभ्यता से ही गणित का इसका उपयोग करते आ रहा है। ठीक है ना। यदि आप देखेंगे कि बेबोलियन के समय में या यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उनके समय से ही वस्तुओं को गिना जा रहा था। जब इन अंकों की खोज नहीं हुई थी ना, उससे पहले भी गणित का उपयोग किया जा रहा था और वस्तुओं को गिना जा रहा था। तो कैसे गिनते थे वस्तुओं को, जब अंक ही नहीं थे, संख्या ही नहीं बनी थी, तो वस्तुओं को कैसे गिनते थे, तो कोई ना कोई एक चिन्ह बना दिया जाता था कि हाँ इतने हैं तो इसको ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा ऐसा बोलेंगे। हाँ, और इस प्रकार से वस्तुओं को अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में उसको गिना जाता था। ठीक है ना। लेकिन ये जो संख्याएं हैं, संख्याओं का विकास कब हुआ, ये जो अंक बने वो अंक का विकास कब हुआ, तो लगभग 5वीं शताब्दी से इस पर काम चल रहा था। 5वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, खोज के पीछे भी एक बड़ी एक कहानी है। पूरे विश्व के गणितज्ञ लगे हुए थे खोज करने के लिए। विश्व में कई सारे गणितज्ञ थे, कई सारे वैज्ञानिक थे, और वो खोज करने में लगे थे और खोज की भी उनने। लेकिन किसकी खोज की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन अंकों की खोज की। ठीक है। और जीरो की खोज नहीं हुई थी, जीरो की खोज नहीं हुई थी उस समय में। अब जब इसकी खोज हुई, वैज्ञानिकों ने बोला कि भाई 1 है तो एक लाइन खींच दो, तो इसको 1 बोलेंगे हम। 2 है तो इसके 2 मुंह हैं, इसलिए हम 2 बोलेंगे। उनके जो भी तरीके थे। अगर ये 3 है तो मुंह है तो इसलिए 3 बोलेंगे। 4 है तो इसमें 4 लाइनें हैं, 1, 2 और 3, और ये 4 लाइनें, इसलिए 4 बोलेंगे। भाई इसमें 5 लाइनें हैं, इसलिए 5 बोलेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5, जो भी तरीके रहे होंगे। और फिर धीरे धीरे सुधार करते करते फिर उसको ऐसा लाया, और ऐसे क्या है, 9 अंकों की खोज हो गई। खोज होने के बाद क्या होता है, कोई भी जब खोज होती है ना, तो ऐसा नहीं कि चुपचाप खोज कर ली और फिर उसको छाप दिया और सबको बता दिया, ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी खोज होगी, जैसे मान लिया जाए आप भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और फिर आगे चल के क्या करेंगे, रिसर्च का काम करेंगे। ठीक है ना। रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे कुछ ना कुछ। तो खोज करने के बाद में क्या होता है, उसका एक कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में आपको वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे होते हैं, और उन विद्वानों के सामने आपको बताना पड़ता कि हमने ये खोज की है। वो ये चेक करेंगे कि काम की है कि नहीं है। काम की है कि नहीं है मतलब ऐसा तो नहीं कि किसने कहीं से चोरी करके और दूसरे की खोज को अपनी खोज बता दिया। ऐसी इससे पहले कोई खोज तो नहीं हुई थी, ऐसा कॉन्फ्रेंस में बताना पड़ता। फिर वो क्वेश्चन करेंगे आपसे कि आपने ये जो खोज की है, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। ठीक है ना। तो फिर आपको उसको संतुष्ट करना पड़ता है। जितने भी विद्वान बैठे उनको सबको संतुष्ट करेंगे कि हाँ हम ऐसा ऐसा इसको कर सकते हैं। और जब सब संतुष्ट हो जाएंगे तो आपकी खोज को फिर पूरे विश्व के सामने लाया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से खोज हो गई, कहाँ तक, 1 से लेके 9 तक। और सभी लोग बड़े खुश हुए, सभी कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने बोला कि हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। कितनी वस्तुओं को गिन सकते हैं, 9 वस्तुओं को गिन सकते हैं हम।
8 को गिन सकते हैं, 6 को गिन सकते हैं, 5 को गिन सकते हैं। उसी समय में आर्यभट्ट जी खोज में लगे हुए थे। किसकी खोज में? शून्य खोज, 6वीं शताब्दी में। मतलब आपको बता दूं कि जो शून्य की खोज करने वाले थे ना, वो भारतीय गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ, और जिनका नाम था आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ रहे ये, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खोजें की, और जैसे जैसे इनकी खोजें आते जाएगी और वैसे वैसे आपको इनके चैप्टरों में भी नाम सुनने को मिलेंगे। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने सबसे पहले शून्य का प्रतीक बनाया कि ये शून्य है। शून्य के बारे में कहा जाता है कि इससे पहले भी कई गणितज्ञों ने शून्य का उपयोग किया, लेकिन वो अलग अलग रूप में यूज़ करते थे। किसी ने एक बिंदु बना दिया, किसी ने और कुछ बना दिया, ठीक है ना, लेकिन वो उतना प्रचलित नहीं हुआ। आर्यभट्ट जी पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य की खोज की और उसको कॉन्फ्रेंस में ले जाके पूरे विश्व के सामने लाया। ऐसे गणितज्ञ आर्यभट्ट जी थे। और जब पूरे सबके सामने लाया, अब आप सोचिए, छोटा सा अंक, जब बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे उनके सामने बोला कि भैया आपके जो अंक है ना ये बहुत अच्छे हैं, इससे संख्याओं को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने भी एक खोज की है और वो शून्य की खोज है। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई शून्य कहाँ पर उपयोग में आएगा। तो आर्यभट्ट जी ने जो वहाँ पर जानकारी दी, लोगों को जानकारी दी, और जैसे ही कॉन्फ्रेंस में उनने शून्य का महत्व बताया तो सभी लोग दंग रह गए। ये सोच लीजिए आप कैसे दंग रह गए। आर्यभट्ट जी ने बोला कि आप क्या है कि 1 से लेके 9 तक गिनती तो गिन सकते हैं। भाई अगर किसी टोकनी में 5 आम रखे तो आप बोल सकते हैं कि 5 आम रखे, और उस टोकनी के अंदर एक भी आम नहीं है तो क्या बोलेंगे आप? तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये कितने आम हैं, तो उसको आप शून्य से प्रदर्शित कर दीजिए। इस बात पर भी उतनी ज़्यादा सहमति उनको नहीं मिली कि यार टोकरी में एक भी आम नहीं है, आप उसको शून्य, उसके लिए एक अंक बना दिया आपने जबरन। आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई आप 9 वस्तुओं तक तो गिन सकते हैं, आपको 10 वस्तुएं अगर गिनना है तो 10 लिख दो। फिर 10 लिख दिया। 11 वस्तुओं को गिनना है तो ऐसा लिख दो, 12 को ऐसा लिख दो, 13 को ऐसा लिख दो, और ऐसे 20 को ऐसा लिख दो। फिर 21 को ऐसा लिखो, और फिर ऐसा लिखते लिखते जाओ और ये 30 बन गया। और ऐसे ही अगर आप 0 का उपयोग करते जाएंगे तो आप अनंत वस्तुओं को गिन सकते, मतलब कई सारी वस्तुओं को गिन सकते आप। अभी तक तो आप बोल रहे थे कि केवल 9 तक गिन सकते, अब शून्य की मदद से आप दुनिया की कोई भी वस्तुओं को गिन सकते, कितनी भी वस्तुएं रखी हो। किसकी मदद से? केवल शून्य की मदद से। तो जब शून्य का आविष्कार हुआ था तो कितना बड़ा काम हुआ था। आर्यभट्ट जी ने कितना बड़ा काम किया था। कई बच्चे ये समझते हैं कि भाई ये शून्य, आर्यभट्ट जी ने कौन सा बड़ा काम किया है यार, तो उसके बिना तो गणित का महत्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक एक बात ये समझ चुके हैं कि अंक क्या होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक होते हैं। फिर उसके बाद में संख्याएं क्या होती है, तो बड़ा साधारण सा इसका आंसर है। संख्या क्या होती है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है, जिसका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। बस सीधा सीधा काम है ना। संख्या का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, बताइए जरा, कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं संख्याओं का उपयोग, सोचिए जरा। तो आप तो पहले ही बात तो बोल सकते हैं कि भाई हमारे कक्षा में कितने छात्र बैठे हैं ये बता सकते हैं हम, संख्या अगर हमें मालूम है तो, है ना। आप बोल सकते हैं कि कोई अगर बगीचे में गए हम तो वहाँ पर कितने पेड़ लगे हम गिन के बता सकते हैं आपको, वहाँ पर भी संख्या का उपयोग कर सकते हैं हम, ठीक है। कहीं पर अगर मेरी ऊंचाई कितनी है ये बताना है तो मैं वहाँ पर संख्या का उपयोग करके बता सकता हूँ कि मेरी ऊंचाई जो है 5 फीट 7 इंच है या 5 फीट 8 इंच है, बता सकता हूँ। मेरा वजन नापना है तो
जितना भी वजन है मैं बता सकता हूँ कि मेरा वजन 40 किलोग्राम है कि 50 किलोग्राम है या 60 किलोग्राम है। कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप संख्या का उपयोग? रोज, हर समय। तो ऐसे आप 10 उदाहरण बता सकते हैं कि हम संख्याओं का उपयोग यहाँ यहाँ कर सकते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए कर सकते हैं भाई। यहाँ पर वस्तु है, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितनी वस्तुएं रखी है? 2 आम हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। ये संख्या है कि अंक है? ये क्या है बताना जरा। ये जो मैंने लिखा है 2, वो संख्या है कि अंक है? ये वाला अंक तो है, संख्या भी है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, मैंने बताया था कि सारे अंक क्या है? संख्या है, लेकिन सारी संख्याएं अंक नहीं है भाई। अगर मान लिया जाए कि आपने 35 लिखा, तो ये क्या संख्या है लेकिन अंक नहीं है, इसमें 2 अंक है। ये 35 अपने आप में अंक नहीं है। ये केले को गिना जा सकता कि कितने केले हैं? 1 2 3 4 5 ऐसा। ये टॉफी को गिना जा सकता, ये स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रहा है, इसको गिना जा सकता। तो इस प्रकार से हम संख्याओं का उपयोग करके वस्तुओं को गिन सकते हैं।